हेलो दोस्तों। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इयन एम बैंक्स की किताब कंसिडर फ्लीबस के बारे में। इस किताब के आखिरी 25% के अंदर एक सीन है जहाँ पे एक एलियन बात कर रहा है एक इंसान से। वो एलियन उस इंसान को बताता है कि एक बहुत ही लंबे समय पहले इस गैलेक्सी में एक सिविलाइजेशन थी जिसकी बॉडी में टेंटिकल्स थे, ऑक्टोपस जैसे। और जब इस सिविलाइजेशन ने ग्रो किया और अपने आप को गैलेक्सी के लेवल तक लाया और समझ पाया कि गैलेक्सी कैसे दिखती है, तो उसने पाया कि गैलेक्सी के भी टेंटिकल्स हैं। हमारी गैलेक्सी एक स्पाइरल गैलेक्सी है, इसके टेंटिकल्स हैं। मतलब जो आर्म्स हैं उनको टेंटिकल के रूप में देखा जा सकता है। और जब इस स्पीशीज़ के लोगों ने गैलेक्सी को देखा और पाया कि गैलेक्सी उनकी बॉडी जैसी दिखती है, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि ज़रूर भगवान ने उन्हें गैलेक्सी का रूप दिया होगा या गैलेक्सी को उनके लिए बनाया होगा। ये कहानी सुनकर इंसान ने पूछा, इंटरेस्टिंग, ये कब की बात है? इनका नाम क्या था? और एलियन कहता है इनका नाम था फैंच और बहुत पुरानी बात है, तुम्हें याद नहीं रहेगा क्योंकि तुम लोगों के आने से बहुत पहले की बात है। फिर इंसान पूछता है इन लोगों का क्या हुआ? और एलियन कहता है हमने उन सबको मार दिया। जिस एलियन ने ये कहानी सुनाई वो था इरिडन स्पीशीज़ का, या आइरिडन, जैसे भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। और उसकी स्पीशीज़ होली वॉर करती है, यानी कि धर्म युद्ध करती है पूरी गैलेक्सी पर, और दूसरे सिविलाइजेशंस को, दूसरे ग्रहों के प्राणियों को अपने कंट्रोल में लेती है। और जिनके साथ इसका युद्ध अभी चल रहा है वो है द कल्चर। द कल्चर इंसानियत ही है, पर भविष्य में, एक ऐसे समय में जब इंसान स्पेस में रहते हैं, कई ग्रहों पर रहते हैं, कई ऐसे दुनियाओं पर रहते हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, यानी जिसको इंसान ने खुद बनाया है। इस दुनिया में, इस कल्चर में, इंसान एक स्पीशीज़ का आइडेंटिटी नहीं है, वो एक कल्चरल आइडेंटिटी है। यानी कि ह्यूमन बोलने पर जो भी स्पीशीज़ आती हैं, हो सकता है उनमें से कई ह्यूमन ना हो, पर वो कभी ह्यूमन थी। और अब वो एक दूसरे से काफ़ी अलग दिखती हैं, इतनी अलग कि उनमें से कई तो अलग अलग स्पीशीज़ बन चुकी हैं। यानी एक ह्यूमन हो सकता है किसी और दूसरे ग्रह की ह्यूमन के साथ मिलकर रिप्रोड्यूस भी ना कर पाए, ऑल्दो उन्होंने इसके तरीके निकाल रखे हैं। ये एक ऐसा समय है जहाँ पे इंसान अपने शरीर पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर पाता है, यानी वो अपने बायोलॉजी में चेंजेस कर पाता है और वो मशीनों के साथ मिलजुल कर रहता है। द कल्चर इज़ बेसिकली ह्यूमंस लिविंग विथ मशीन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसेस इतनी एडवांस्ड हैं कि इनकी इंटेलिजेंस देवताओं के समान है, यानी ये एक तरीके से भगवान है। पर वो भगवानों जैसा बिहेव नहीं करती, वो इंसानों के साथ मिलजुल कर रहती हैं। और इस दुनिया में इंसानों के पास किसी भी चीज़ का अभाव नहीं है, रहने को काफ़ी जगह है, खाने को सबको मिलता है। पर इनकी एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम है कि एक ऐसी दुनिया जहाँ किसी को काम एक्चुअली करना नहीं पड़ता, वहाँ लोग अपने आप को यूज़फुल कैसे फील करें, वो कैसे फील करें कि मैं किसी लिए एग्जिस्ट करता हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ। और ये समस्या पर्पस की समस्या है। जिस कहानी को मैंने थोड़ी देर पहले आपको सुनाया, वो कहानी इस किताब के नाम को रिफ्लेक्ट करती है। इस किताब का नाम है कंसिडर फ्लेबस। और इस किताब के शुरुआत में टी एस एलियट की एक कविता के 2 लाइन है। ओ यू हु टर्न द व्हील एंड लुक टू विंडवर्ड, कंसिडर फ्लीबस हु वॉज वंस हैंडसम एंड टॉल एज यू। तुम जो इस समय बड़े चमक रहे हो, फ्लीबस को याद करो जो एक समय पर तुम्हारे जितना खूबसूरत था। पॉइंट ये है कि हम एक ऐसी सभ्यता में रहते हैं जहाँ पे ये कहना काफ़ी पॉपुलर है कि सबका टाइम आएगा, पर हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि सबका टाइम जाएगा। हर चीज़ नष्ट होती है, चाहे कोई अपने आप को सभ्यता की पराकाष्ठा वाला जीव क्यों ना समझता हो, जैसे ये फैंच समझते थे कई करोड़ साल पहले। उनका टाइम भी आया, वो भी नष्ट हो गए। इस समय इडरन्स या आइडरन्स धर्मयुद्ध कर रहे हैं, उनका भी समय चला जाएगा। और कल्चर, जिसने अपने आप को एक पीसफुल सिविलाइजेशन के रूप में निर्मित किया है, इतनी ज़्यादा पीसफुल कि इंसान अपने शत्रुओं से नफरत करना भी भूल गए हैं। उसे भी युद्ध करके अपने आप को बचाना पड़ता है।
इस कहानी का अगर कोई एक पॉइंट मुझे दिखा वो ये है कि इडरेंस इंसानों को इन्फीरियर समझते हैं, मशीन्स हर बायोलॉजिकल चीज़ को इन्फीरियर समझती हैं, कल्चर के लोग अपनी सुपीरियर लाइफस्टाइल की वजह से दूसरे बायोलॉजिकल स्पीशीज जैसे एडिरेंस इनको इन्फीरियर समझते हैं। पर साथ ही साथ इस कॉन्ट्रडिक्शन के बावजूद, जहाँ पे आपको लगता है कि ये चीज़ें एक दूसरे के साथ मिल नहीं सकती, ये सब असल में एक ही चीज़ कर रहे हैं। ये हर चीज़ असल में एक ही कारण से हो रही है, और वो है सर्च फॉर मीनिंग। कई हज़ार साल पहले, शायद लाखों साल पहले, इडरेंस एक प्लैनेट पर रहते थे जिस पर कुछ एलियंस आए और उन्होंने इडरेंस पर कंट्रोल स्थापित किया। पर फिर इडरेंस ने उस कंट्रोल को ओवरथ्रो किया और रियलाइज़ किया कि अगर हम यहाँ पे बस बैठे रहेंगे तो कोई ना कोई आके हम पे कंट्रोल कर लेगा, और इससे बचने का एकमात्र तरीका है कि हम कंट्रोल स्थापित करें। उन्होंने डिसाइड किया कि गॉड ने हमें ये पर्पस दिया है कि पूरे ब्रह्मांड पर, पूरे गैलेक्सी पर जा कर हम अपना कंट्रोल स्थापित करें। वो अपने युद्ध को गॉड द्वारा दिया गया एक रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और जब उनका कांटेक्ट हुआ द कल्चर के साथ, जो कि इंसानों की भविष्य की सभ्यता है, तो उन्होंने पाया कि इनको तो सच में ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग एक बीमारी हैं। यहाँ किसी के पास कोई पर्पस नहीं है। ये लोग खाते पीते हैं, मज़े से रहते हैं, पर ये क्यों हैं? अगर ब्रह्मांड में लाइफ फॉर्म्स के पास कोई पर्पस नहीं होगा तो जीने का पॉइंट ही क्या है? और उन्होंने ये फिगर किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि अगर कल्चर का इन्फ्लुएंस बढ़ता रहेगा तो पर्पसलेसनेस फैलती रहेगी। और कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका पर्पस पीसफुल एक्सपेंशन था। वो अपनी टेक्नोलॉजी को दूसरों के साथ शेयर करते थे, बोलते थे भाई जिसको भी आना है हमारे पास आ जाओ, हमारे पास बहुत खाना है, बहुत जगह है, फ्री में रहो। हम लोग पैसों का इस्तेमाल भी नहीं करते, जिसको जितना चाहिए सब मिलेगा, हम सबको सब कुछ देने को तैयार हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। और ये उनके लिए पर्पस था, उनके लिए पर्पस था इस प्रकार का लाइफस्टाइल। एक पर्पस और दूसरा पर्पस एक दूसरे के खिलाफ भिड़ गए और ये धर्म युद्ध शुरू हुआ। हमारी कहानी का हीरो है बोरा होर्जा गोबुचुल, या शॉर्ट में उसका नाम है होर्जा। होर्जा एक चेंजर है, यानी वो अपना रूप बदल सकता है, पर वो काम करता है इडरेंस के लिए। उसे कल्चर पसंद नहीं है, उन्हीं कारणों से जिसके बारे में मैंने अभी बात की। उसे लगता है कल्चर एक पर्पसलेसनेस की डिजीज़ है, जहाँ पे इंसानों के जीवन की वैल्यू घट गई है और वो अब पूरी तरह से मशीनों पर रिलायंट हैं, और इसीलिए वो चाहता नहीं है कि कल्चर की पावर बढ़े। वो गॉड को मानता है किसी न किसी रूप में, और इवन दो उसे इडरेंस के गॉड पसंद नहीं है या वो उनको अप्रिशिएट नहीं कर पाता है, वो कम से कम इस बात से खुश हैं कि कम से कम इनके पास गॉड तो है। और ये थीम एक्चुअली कई बार मिलेगी आपको कि हॉर्जा का पाला पड़ता है ऐसे लोगों से जो गॉड को मानते हैं, और वो निहायत ही घटिया लोग होते हैं, और हॉर्जा उनसे लड़ता है और उनको उनमें से कई बार उनको मार भी डालता है, पर बाद में बोलता है कम से कम उनके पास गॉड है तो सही। उसके लिए गॉड या गॉड द्वारा गिवन पर्पस इतना ज़रूरी है कि चाहे उसके लिए वायलेंस हो, चाहे उसके लिए लोग मरे, चाहे उसके लिए पूरी की पूरी दुनियाओं का नाश हो जाए, मानना ज़रूरी है गॉड को। कहानी का एक्चुअल प्लॉट ये है कि एक मशीन है जिसको कल्चर में बनाया गया था, जिसको इन मशीन्स को माइंड्स कहा जाता है क्योंकि बहुत ही स्मार्ट एआई होती हैं। इस मशीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश इडरेंस ने की, पर वो मशीन किसी तरह से बचकर भाग निकली और अपने आप को एक ऐसे प्लैनेट पर छुपा लिया जहाँ ना इडरेंस को जाने की इजाज़त है और ना ही कल्चर के लोगों को। ये प्लैनेट आई थिंक ड्राइजोन नाम के एक एलियन स्पीशीज़ द्वारा कंट्रोल की जाती है और उनसे सब डरते हैं। ड्राइजोन्स युद्ध का पार्ट नहीं बनना चाहते। उन्होंने अपने प्लैनेट के आसपास एक बैरियर बना रखा है, क्वाइट बैरियर। उन्होंने कहा है कि इसके अंदर कोई नहीं आएगा, तुम लोग को लड़ना है बाहर लड़ो, घुसोगे तो हम लोग बाहर आएंगे। और लोग उनसे इतना डरते हैं कि कोई उस प्लैनेट के आसपास भी नहीं जाता, और बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में हाथ जोड़कर परमिशन लेकर उस प्लैनेट पर जाते हैं और काम निपटा कर लौट आते हैं। ये जो मशीन है जिसको सब लोग ढूंढ रहे हैं, ये जाके उस प्लैनेट पर छुप गई है। और अब हॉर्जा को इडरेंस ने बोला है कि जाके इसको ले के आ, और साथ ही साथ कल्चर की एक एजेंट जिसका नाम है बैलवीडा, उसको भी भेजा गया है इस मशीन को वापस लाने के लिए। और ये पूरी कहानी बेसिकली इन दो कैरेक्टर्स को
मोस्टली हौर्जा को। पर ये पूरी पूरी कहानी बेसिकली हौर्जा को फॉलो करती है उसकी जर्नी में, कि हौर्जा शिप का इंतज़ाम करे, क्रू का इंतज़ाम करे और जाए इस प्लैनेट पर और उस मशीन को वापस लेकर आए। ये कहानी युद्ध के बारे में है, आइडियोलॉजीज़ के बारे में है, लाइफ के बारे में है, लाइफ फॉर्म्स के बारे में है। और इसमें जो यूनिफाइंग फैक्टर है वो ये है कि ब्रह्मांड में लाइफ बहुत अलग अलग प्रकार की हो सकती है, पर एट द एंड ऑफ द डे हर लाइफ फॉर्म, बी इट बायोलॉजिकल लाइफ फॉर्म्स और आर्टिफिशियल लाइफ फॉर्म्स, हर लाइफ फॉर्म एक ही चीज़ के लिए तरसता है और वो है पर्पस। जो रिलीजियस होते हैं उनको अपने रिलीजन से पर्पस मिल जाता है, जो रिलीजियस नहीं होते वो भी अपना पर्पस बना लेते हैं। इनफैक्ट कल्चर और एडिरेंस के बीच का सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट, जहाँ तक मैं समझ पाया इस किताब को पढ़ के, ये कल्चर सीरीज़ का एक नावल है, इसके 7-8 और नावल भी हैं, पर ये एक सीरीज़ नहीं है। यानी कि हर नावल को आप इंडिविजुअल उठाकर पढ़ सकते हैं, कोई सीक्वेंस नहीं है फॉलो करने को। ये उसी दुनिया में सेट हैं सारी कहानियाँ, पर अलग अलग टाइम में सेट हैं। हो सकता है ये कहानी जहाँ पे सेट है उसके सैकड़ों साल बाद दूसरी कहानी सेट हो, पर उस कहानी का जो बैकड्रॉप है वो कल्चर एडेरन वॉर ही है। मैं ऑब्वियसली इसकी दूसरी किताब भी पढ़ने वाला हूँ, पर ये लाइट वेट किताब नहीं है। इसको पढ़ने के बाद आपको हफ्ता भर लगेगा रिकवर करने के लिए, और उसके बाद ही आप किसी दूसरी किताब में घुस पाओगे। मैंने फाउंडेशन सीरीज़ को पढ़ते समय जो ब्रेक लिया था, उस ब्रेक के दौरान इस किताब को पढ़ा, एंड आई एम गोइंग टू रीड मोर कल्चर नॉवेल्स बिकॉज आई रियली लाइक द philosophical problems it presents and the solutions that it kind of sort of implies but doesn't quite spell it out for you। क्योंकि ये किताब आपके दिमाग के साथ खेल खेलेगी। एक ऐसा समय आएगा जब आप पढ़ रहे होंगे और आपको लगेगा ये रियलिटी है या नहीं। और ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा एग्रेवेट हो जाती है, एंड दिस इज़ अ माइनर स्पॉइलर फॉर द स्टोरी, क्योंकि ये कहानी आइडेंटिटी के बारे में है। ये कहानी इस सवाल के बारे में कि मैं कौन हूँ, मैं यहाँ क्यों हूँ। और आपका मेन कैरेक्टर एक चेंजर है। वो आज जो है वो कल वो नहीं रहेगा। उसकी बॉडी में, उसकी अप्रोच में, उसकी बात करने के तरीके में बदलाव आएंगे। सो इवन दो ये कहानी और इसका हीरो लड़ रहे हैं मैं कौन हूँ इस सवाल का एक क्लियर जवाब पाने के लिए, वही हीरो हर सीन में बदल जाता है। उसका नाम बदल जाता है, उसका बातचीत करने का तरीका बदल जाता है, उसकी लाइफ के प्रायोरिटीज़, ऑल्दो प्रायोरिटीज़ मोर और लेस वही रहते हैं, पर जो वो लोगों को दिखाता है एक स्पाई के रूप में, वो बदल जाती हैं। सो ये कहानी आपके ब्रेन के साथ काफ़ी खेलेगी, आपको ये बोलेगी कि ये पर्पस की तलाश है, और फिर आपके पाँव के नीचे से कारपेट को खींच लेगी, क्योंकि आपके हीरो का पर्पस वो नहीं है अब जो एक चैप्टर पहले था। चूँकि ये कहानी भविष्य में सेट है, ऑब्वियसली यहाँ पे टेक्नोलॉजी का वर्णन है, इस समय की टेक्नोलॉजी का, और उन टेक्नोलॉजीज़ में से एक है ऑब्वियसली एक ऑर्बिटल, जो कि एक रिंग जैसी दुनिया है जो रोटेट करती है और जिसके ऊपर एक पूरा समुद्र है, जिस पर द्वीप हैं, जिस पर लोग रहते हैं, जिस पर पूरे के पूरे प्लैनेट्स के पॉपुलेशंस रहते हैं और रह सकते हैं। और एक समय ऐसा आता है जहाँ कल्चर के लोगों को लगता है कि उनका एक ऑर्बिटल दुश्मन कब्ज़ा करने वाला है, दुश्मन उस पर कब्ज़ा करने वाला है, और वो दुश्मन के कब्ज़ा करने से पहले उस ऑर्बिटल को खुद ही नष्ट कर देती है। उस पर रहने वाले लाखों लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए शिप्स भेजती है, और वो शिप्स इतने बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि क्या बताऊं, बहुत ही बड़े होते हैं। साथ ही साथ इस ब्रह्मांड में जो शिप्स हैं वो तेज़ी से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाती हैं, और इसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन दिया गया है वो है कि हमारा यूनिवर्स ये है, और उसके ठीक नीचे एक एंटी मैटर यूनिवर्स है, एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड जो कि एंटी मैटर से बना है। और इन दोनों ब्रह्मांडों के बीच का ये जो स्पेस है, यहाँ पे एनर्जी है, और उस जोन में ट्रैवल करते हुए शिप्स एनर्जी के प्रॉब्लम को सॉल्व करके बहुत लंबी लंबी दूरियाँ बहुत कम समय में पूरी कर पाते हैं। इट्स वेरी कूल ओवरऑल, क्वाइट अ माइंड ब्लोइंग स्टोरी, and a story that will really blow your mind in multiple ways, not just because of its ideas, but because of the way the story has been written, because of the approach the writer has taken towards exploring not only social realities but also individual responses to social realities। अगर आप एक ऐसे गैलेक्सी में रहते हैं जहाँ युद्ध हो रहा है, और वो युद्ध ऐसा भी नहीं है कि आपके घर के सामने कुछ लोग आ गए, वो युद्ध ऐसा है कि आपके प्लैनेट पर एक दिन सुबह सुबह खबर आएगी कि 2 दिन में प्लैनेट खाली कर दो, हम लोग इसको उड़ाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम नहीं उड़ाएंगे तो दुश्मन इस पर कब्जा कर लेगा। और ये ऐसी सिविलाइजेशंस हैं जो पूरे के पूरे स्टार्स को उड़ा सकती हैं, जो पूरे के पूरे प्लैनेट सिस्टम्स को उड़ा सकती हैं। एक प्लैनेट के लोगों को अपने प्लैनेट से उठाकर उनके लिए एक फेक दुनिया बनाकर उस पर उनको बसा सकती हैं। ये उस लेवल पर हो रहा है।
and it's quite mind blowing to see it, and also quite scary. There is this, हम लोग गैलेक्टिक एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं, पिछले हफ्ते मैंने एसिमोव के बारे में बात की थी, हम लोग गैलेक्टिक एम्पायर्स के बारे में पढ़ते हैं और हमें एम्पावर्ड फील होता है, हमें फील होता है कि वाह काश ये वो दुनिया हो जहाँ पे मैं रह सकूँ। मुझे एक बार भी फील नहीं हुआ कि मैं इस दुनिया में रहना चाहता हूँ, एक बार भी ऐसा फील नहीं हुआ, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी स्केरी। दिस इज़ साइंस फिक्शन ऑब्वियसली, बट इट इज़ ऑल्सो अ ट्रेजिडी, क्योंकि ये आपको एक ऐसा भविष्य दिखाती हैं जहाँ पे बहुत कुछ हो सकता है, पर अगर आप सच में उस दुनिया में रहेंगे तो हो सकता है आपको पसंद ना आए, क्योंकि ये यूटोपिया का फुल स्टॉप है। आपने एक बहुत सुंदर दुनिया बनाई जहाँ पे अभाव नहीं है, सब लोग खुशी से रहते हैं, पर वो लास्ट कब तक करेगी? आफ्टर ऑल, कंसिडर फ्लीबस। दैट इज़ वॉट आई हैव टू से अबाउट दिस बुक। मैं इस किताब का लिंक नीचे डाल दूंगा अगर आप ख़रीद कर पढ़ना चाहें तो। और अगली बार अगली किताब के रिव्यू में एक और बार आपसे फिर से मिलूंगा। तब तक प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स। बाय बाय।